नमस्कार दोस्तों। जब झूठ की राजनीति चल रही हो, जब मक्कारी की राजनीति चल रही हो, जब पूरी तरीके से नैरेटिव गढ़ने की चल रही हो और जब देश को बर्बाद करने की चल रही हो और कुछ पूंजीपतियों के हाथ में पूरी राजनीति हो, तब चर्चा करना स्वाभाविक है। निश्चित रूप से इस पर बहस होनी चाहिए और उस बहस पर आना चाहिए। आज एक बहस बड़ी जोर शोर से रोज अखबारों में होती है, रोज मीडिया में होती है कि कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होगा, क्या होगा, राहुल बनेंगे नहीं बनेंगे, कौन बनेगा, क्या होगा। और फिर कभी कि परिवारवाद है, ये है, उनके अलावा नहीं, तो ये सारी कहानियां आती हैं। और इसी बीच में क्या होता है, झूठ की राजनीति परवान चढ़ती है। पूंजीपति जो सत्ता के पोषित पूंजीपति हैं, वो सत्ता को पोषित करते हैं, वो दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहे होते हैं और इतनी तेजी से बढ़ रहे होते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े पूंजीपतियों में से शुमार होने लगते हैं। और स्थिति है, देश की जनता कंगाल हो रही है, भुखमरी हो रही है, बेरोजगारी का शिकार है, बहुत सारी समस्याएं। आज हमसे जब मैं सुबह अखबारों पर चर्चा कर रहा था तो उस दौरान एक हमारे मित्र हैं चेतन, तो चेतन ने हमसे कहा कि आप इन पर क्यों नहीं चर्चा करते हैं। हमने कहा जरूर करते हैं। तो आज इसी पे बात करते हैं कि क्या है और क्या सही में परिवारवाद है और क्या है और क्या नहीं है। इस सच को जानने की जरूरत है। इन्हीं सबके साथ साथ अरविंद केजरीवाल की राजनीति को भी जानने की जरूरत है कि जो वो मॉडल दिखाते हैं वो कितना झूठ और बेईमानी पर टिका हुआ है। कैसे ममता बनर्जी झूठ और बेईमानी के साथ खड़ी होने की कोशिश करती हैं, विपक्ष बनने की कोशिश करते हैं, इसी पर चर्चा करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे एक मित्र हैं प्रोफेसर जय नारायण बुधावर, और उन्होंने एक बात कही कि राहुल गांधी के बारे में उन्होंने जो कहा वो सुनिए कि ABCDEFG उसमें निकले पंडित जी ने फोड़ा अंडा, उसमें निकला तिरंगा, उठा तिरंगा, आई आंधी, मच गया शोर, आया गांधी। तो आप समझ लीजिए। और उनका कहना है कि गांधी 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 तब से हो रहा है। तो यह स्थिति BHU के बहुत अच्छे विद्वान हैं चंचल जी, और चंचल जी ने एक चीज कही कि गौर से सुन, राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष बन गए, परिवारवाद है। राहुल गांधी अध्यक्ष नहीं बनेंगे तो जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। अशोक गहलोत या शशि थरूर अध्यक्ष बने तो नकेल राहुल गांधी के ही हाथ में रहेगी। राहुल गांधी राजनीति छोड़ दे, राहुल गांधी राजनीति कर नहीं सकते। यह कुतर्की मंजर इस समय भारतीय राजनीति का स्थायी सगल बन चुका है। राहुल गांधी को किसी भी कल से न बैठने दो, चैन से न बैठने दो। इसे पांच तंत्र बहुत पहले बता गए हैं, पंचतंत्र जो है की पुस्तकें जो हैं उनको आप, तो उसकी एक कथा सुन लीजिए। एक पंडित जी थे, उनके पास एक मरियल सी घोड़ी थी। ब्राह्मण जो है पंडित जी अपने छोटे से पौत्र के साथ उस घोड़ी पर बैठकर जा रहे थे। एक गांव से वो गुजरे तो रास्ते में दो चार लोग मिले और उन्होंने कहा, इस पंडित को देखो, एक टूटी मरियल घोड़ी पर दोनों हट्टे कट्टे कैसे बैठे हुए जा रहे हैं। पंडित जी घोड़ी से उतर गए और घोड़ी का लगाम पकड़कर आगे बढ़ चले। कुछ और लोग आगे मिले, उन्होंने कहा कि इस मूर्ख लड़के को देखो, बुजुर्ग जो है नीचे पैदल चल रहा है और लड़का घोड़ी पर बैठा जा रहा है। बस अब पंडित जी और लड़का दोनों घोड़ी से उतर गए और पैदल चलने लगे। कुछ आगे चले तो उन्हें बिल्कुल कुछ लोग खड़े थे, उन्होंने कहा, अरे देखो भाई, सयाने लोग थे जिन्हें कहेंगे बुद्धिमान लोग थे, उन्होंने कहा देखो पंडित, हट्टा कट्टा और फुर्तीला लड़का भी है, मरियल घोड़ी दौड़ाए जा रहे हैं, इतना तो कर ही सकते थे कि घोड़ी को कंधे पर उठा लेते। तो इस तरह के विद्वान लोग भी मिल गए कि अरे घोड़ी को कंधे पे उठा लेते। थोड़ा आगे क्या हुआ, तो आगे ये हुआ कि पंडित जी और लड़का दोनों घोड़ी पर बैठे और गाते हुए, गुनगुनाते हुए वो निकल गए। धान के हरे हरे खेत में खड़ी, कांच पीछे खांसे, मुंह बौनी अब काहे, अचंभित मुंह बाए खड़ी बा। तो ये उन्होंने कहा तो निश्चित रूप से सही है।
समाजशास्त्री कुटुंबीलाल तिवारी ने मूंछ फेरते हुए कहते हैं, हे जजमान, ये निहायत नाकिस समाज है, किसी तरह आपको चैन से नहीं बैठने देगा। जब तक तुम इसकी बात में आओगे, इसकी बात में फंसोगे, घोड़ी कंधे पर लादे घूमोगे, और इसे ठुकरा दो तो अपनी मर्जी से फैसला लो और घोड़ी पर बैठ जाओ और गाते हुए जिंदगी तय करो। तो साहब यही सत्य है। तो निश्चित रूप से जो बात कही चंचल जी ने, मैं उससे 1000% सहमत हूं और इसी पर आगे बात बढ़ाता हूं कि आप देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 72 लोगों ने जो है संस्कृत विद्यालय में, मुंबई का जो संस्कृत विद्यालय था, वहां 1885 में कांग्रेस पार्टी का 28 दिसंबर 1885 को, जो अब मुंबई हो गया है, उस बंबई में उन्होंने गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में जो है कांग्रेस पार्टी का गठन किया था। और यहीं पर व्योमेश चंद्र बनर्जी पहले अध्यक्ष बने थे। तो यह आप जानिए कि जब यह हुआ तो उसके अध्यक्ष बने और पार्टी चल पड़ी। उसके पहले भी कई पार्टियां थी, कुछ ठाकुरों की पार्टियां थी, कुछ अंग्रेजों से जुड़ी हुई पार्टियां थी, कुछ ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन थी, कुछ बॉम्बे एसोसिएशन थी, कोई ईस्ट इंडिया एसोसिएशन थी, कोई नेशनल इंडियन एसोसिएशन थी। तो इस तरह से करके बहुत सारी थी। तो किसके किसके नाम बताऊं, तो ये सब थी। और इसके बाद में स्थिति ये हुई कि जब ये पार्टी बनी तो बहुत सारे लोगों ने इसमें विलय किया और ये एक अच्छी सी। उसके बाद में इसमें जो अध्यक्ष बने कांग्रेस पार्टी के, मैं अब देश की आजादी के पहले का भी बताऊंगा और बाद का भी। तो उसमें जो है यूसुफ बनर्जी साहब बने, बनर्जी साहब के बाद दादा भाई नेरोजी बने, फिर सैयद बदरुद्दीन तैयब जी बने, फिर जॉर्ज यूल बने, फिर सर विलियम वेदरबर्न बने, फिर फिरोज शाह मेहता बने, फिर आनंद चार्लू बने, फिर व्योमेश चंद्र बनर्जी बने, फिर दादा भाई नेरोजी बने, फिर वेब बने, फिर सुरेंद्र नाथ बनर्जी बने, फिर एम रहीमतुल्ला सयानी बने, फिर सी शंकर नायर बने, फिर आनंद मोहन बोस बने, फिर व्योमेश चंद्र बोस बने, फिर एनजी चंदूनकर बने, फिर उसके बाद दिशा वाचा बने, फिर सुरेंद्र नाथ बनर्जी बने, फिर लाल मोहन बोस बने, फिर सर हेनरी कॉटन बने, फिर गोपाल कृष्ण गोखले बने, फिर दादा भाई नरोजी बने, फिर रास बिहारी घोष बने, फिर रास बिहारी घोष दोबारा बने, फिर उसके बाद में मदन मोहन मालवीय जी बने, फिर उसके बाद में सर विलियम वेदरबर्न बने, और उसके बाद बिशन नारायण धर बने, फिर आर.एन. मुधालकर बने, फिर सैयद मोहम्मद बहादुर बने, फिर भूपेंद्र नाथ बोस बने, फिर सर एस.पी. सिन्हा बने, फिर ए.पी. मजूमदार बने, फिर श्रीमती एनी बेसेंट बनी, फिर सैयद हसन इमाम बने, फिर मदन मोहन मालवीय बने, फिर मोतीलाल नेहरू बने। जब 1919 में गांधी जी आ चुके थे और गांधी जी के आने के बाद में पहला जो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ वो मोतीलाल नेहरू जी के अध्यक्ष रहते हुए शुरू हुआ। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद में सी विजय राघवाचार्य बने, फिर हकीम अजमल खान बने, वो कार्यकारी अध्यक्ष थे, और उसके बाद वो जेल चले गए थे तो सी.आर. दास, तो इसलिए इनको पूरी चीजें संभालनी पड़ी थी। फिर जो है सी.आर. दास साहब जो है अध्यक्ष बन गए, और चित्तरंजन दास जिन्हें कहते हैं वो, और फिर उसके बाद में वो टूटे और स्वराज पार्टी का गठन हुआ, और स्वराज पार्टी में ही मोतीलाल नेहरू चले गए कांग्रेस छोड़ के, चित्तरंजन दास जी चले गए और बहुत सारे लोग चले गए। फिर अबुल कलाम आजाद बने, फिर मौलाना मोहम्मद अली बने, फिर महात्मा गांधी 1924 में राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, फिर सरोजनी नायडू बनी कांग्रेस पार्टी की, वो सरोजनी नायडू कानपुर अधिवेशन में 1925 में बनी। उसके बाद श्रीनिवास अयंगर बने, फिर एम.ए. अंसारी बने, फिर मोतीलाल नेहरू फिर बने 1928 में, फिर उसके बाद में 1929 में जवाहरलाल नेहरू बने, फिर दोबारा जवाहरलाल नेहरू 1930 में बनाए गए, और उसके बाद में 1931 में वल्लभ भाई पटेल बने, फिर उसके बाद में आर.डी. अमृतलाल बने, फिर कलकत्ता अधिवेशन में जो है श्रीमती ललनी सेनगुप्ता बनी, फिर 1934 आ गया और राजेंद्र प्रसाद जी जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से थे, जो जिन्होंने अपनी तोड़ के बना ली थी,
उन्होंने वापस उसमें विलय किया और वो अध्यक्ष बने और राजेंद्र प्रसाद फिर दोबारा अध्यक्ष बने। उसके बाद फिर जवाहरलाल नेहरू बने, फिर उसके बाद में दोबारा जवाहरलाल नेहरू बने, फिर सुभाष चंद्र बोस बने, फिर उसके बाद में दोबारा सुभाष चंद्र बोस बने और फिर उसके बाद में क्लैश हुआ और उन्होंने त्यागपत्र दिया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है अध्यक्ष बने और सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक बना लिया अपना अलग। फिर अबुल कलाम आजाद बने, फिर अबुल कलाम आजाद दोबारा जो अबुल कलाम आजाद फिर 1940 से लेके 1945 तक लगातार अध्यक्ष रहे। फिर 1946 में मतलब जो है 4 बार उनके 5 बार रहने के बाद में फिर जीवट राम भगवान दास कृपलानी बने। फिर उसके बाद राजेंद्र प्रसाद जी दोबारा बने 1947 में जब देश आजाद हुआ, उस समय वो अध्यक्ष थे। और आप ये समझिए कि जब वो अध्यक्ष बने तो इस चीज को सारे लोग समझे कि उसको किस तरीके से कांग्रेस पार्टी जो है आगे बढ़ी। और फिर उसके बाद में आचार्य कृपलानी जो है 1947 में दोबारा बने और उसके बाद में पट्टाभी सीतारमैया बने 1948 और 49 दोनों में लगातार वो रहे। उसके बाद में पुरुषोत्तम दास टंडन बने, वो भी जो है रहे 1950 में। और उसके बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू बने 1952 में और फिर वो 52 से लेकर के 54 तक अध्यक्ष रहे और इस 3 साल पूरे अध्यक्ष रहे। और इसके बाद में जो कहेंगे फिर जो है UN धेवर बने और ये भी 4 साल अध्यक्ष रहे, 4 नहीं 5 साल अध्यक्ष रहे। और इसके बाद में फिर इंदिरा गांधी 1959 में बनी, अध्यक्ष बनी और वो अंतरिम अध्यक्ष थी, विशेष सत्र में बनी थी। और उसके बाद में फिर नीलम संजीवा रेड्डी जो है पूर्ण अध्यक्ष बने और नीलम संजीवा रेड्डी के बाद फिर वो दोबारा तिवारा अध्यक्ष बने। और उसके बाद में नीलम संजीवा रेड्डी 1963 तक अध्यक्ष रहे लगातार 1960 से। और उसके बाद में के कामराज अध्यक्ष बने 1964 में और कामराज साहब जो है फिर 65, 66, 67 तक अध्यक्ष रहे। फिर S नीलंजप्पा अध्यक्ष बने 1968 में, फिर वही 1969 में भी वही अध्यक्ष बने। और फिर बाबू जगजीवन राम अध्यक्ष बने 1970 में और 70 में भी बने, फिर 71 में भी बने। फिर उसके बाद शंकर दयाल शर्मा बने 1972, 73, 74, वो लगातार जो है अध्यक्ष रहे 4 साल। उसके बाद में देवकांत बरुआ बने, देवकांत बरुआ जो है 1975 से 77 तक 2 साल अध्यक्ष रहे और चंडीगढ़ में ही इत्तेफाक से वो अध्यक्ष बने चुने गए थे। उसके बाद में फिर इंदिरा गांधी 1978 में बनी जब जनता पार्टी सरकार थी और उनके पास में कोई पद नहीं था, वो प्रधानमंत्री नहीं थी। तो 1978 से लेके 1983 तक वो अध्यक्ष रही और 84 में वो जो है अध्यक्ष जरूर थी, लेकिन उस समय अंतरिम अध्यक्ष जो है पंडित कमलापति त्रिपाठी थे। तो यह है। उसके बाद में फिर जब इंदिरा जी शहीद हुई, उसके बाद में राजीव गांधी अध्यक्ष बने 1985 में और 85 से 91 तक वो लगातार अध्यक्ष रहे और बीच में वो प्रधानमंत्री भी 1989 तक रहे। उसके बाद में PV नरसिम्हा राव का काल आया जब राजीव गांधी का निधन हो गया और गांधी परिवार बिल्कुल अलग हो गया और उसकी सिंपैथी के कारण जो है कांग्रेस पार्टी पूर्ण सत्ता में आई। और जब सत्ता में आई तो PV नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने और प्रधानमंत्री के साथ साथ वो अध्यक्ष भी थे। तो ये तिरुपति में सम्मेलन हुआ था और इसमें जब वो अध्यक्ष बने तो वो जो है 1992 में अध्यक्ष बने और 1996 तक अध्यक्ष रहे। और कांग्रेस पार्टी जो है बड़ी बुरी स्थिति में जब पहुंचने लगी और उस समय फिर सीताराम केसरी अध्यक्ष बने, वो 96 से 98 तक अध्यक्ष रहे। और उसके बाद कांग्रेस पार्टी बिल्कुल गर्त में चली गई, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गई और अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बन गए। और उसके बाद में सीताराम केसरी के बाद में सोनिया गांधी को जबरन पार्टी में लाया गया। दिसंबर 1998 में यानी 98 में श्रीमती गांधी को लेकर के पुनः पार्टी में आया गया और वो अध्यक्ष बनी। और उसके बाद से वो जो है 2017 तक अध्यक्ष रही और सबसे बड़ा आज तक का कार्यकाल है उनका। और उसके बाद में
राहुल गांधी अध्यक्ष बने जून जो है क्या कहते हैं 2017 में, और वो 2019 तक 2 साल अध्यक्ष रहे। तो आप इससे समझ सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी में गांधी परिवार से ज्यादा गांधी परिवार के बाहर के लोग अध्यक्ष रहे हैं। तो यह जानने की जरूरत है अब क्यों यह स्थिति होती है, क्यों उस परिवार के बारे में इतना सब कुछ गंदा संदा बोला जाता है, क्योंकि इससे ये लोग डरते हैं। गांधी परिवार आता है तो बाकी सब साफ हो जाते हैं। आप देखिए, कभी भी जो है कांग्रेस पार्टी को छोड़ के किसी में भी राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए चुनाव नहीं होता है, किसी भी पार्टी में नहीं होता। आज तक भारतीय जनता पार्टी बनी है, आज तक चुनाव नहीं हुआ। तो आप समझिए, और महिला अध्यक्ष नहीं लोगों ने बनाया, महिला अध्यक्ष सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने ही बनाया है, देश की आजादी के पहले भी और बाद भी, यह भी आपको जानना। तो इसलिए जो ये झूठ प्रचारित किया जाता है, और हर जाति, हर धर्म, हर क्षेत्र, हर वर्ग को कांग्रेस पार्टी ने अध्यक्ष का पद दिया है, तो यह एक सच जानने की जरूरत है। इसलिए कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद को लेकर के क्यों सवाल खड़े किए जाते हैं आप समझ सकते हैं। और पिछले 32 साल से गांधी परिवार का कोई व्यक्ति सत्ता में नहीं है, कोई सत्ता के पद पर नहीं, वो सिंपल सांसद हैं, कोई पद नहीं है। तो इसलिए झूठ जो प्रचारित करना है, फिर कोई कहेगा कोई रिमोट है, कोई कुछ है, कोई कुछ बताएगा, तो चाहे जो बता लीजिए, तो वही स्थिति है। इसके बाद आइए, ये सब क्यों निरेटिव गढ़े जाते हैं इस परिवार, क्योंकि यह परिवार रहते पूंजीवाद कभी नहीं बढ़ने दिया गया। 1990 तक जब राहुल 1989 में राजीव गांधी प्रधानमंत्री पद से हटे, तब तक इस देश के अंदर पूंजीवाद को जगह नहीं मिल पाई। ये पूंजीवाद को जगह कब मिली, जब गांधी परिवार से इतर कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बना, अध्यक्ष बना। वो कौन थे? नरसिम्हा राव। और उस दौरान पूंजीवाद बढ़ावा मिला और पूंजीवाद को बढ़ाया गया, और जो हुआ, भ्रष्टाचार की जो सारी चीजें आती हैं वो उसी के बाद आती हैं, उसके पहले नहीं आती। और उसके पहले जो आरोप लगे उनमें गैर कांग्रेसी सरकारों ने ही क्लीन चिट दी, जो आरोप लगाते थे उन्होंने ही दी। तो यह भी जान। अब भारतीय जनता पार्टी का समझ लीजिए, इनके यहां चुनिंदा लोग जो है संघ के ही लोग बनते हैं, एक तो अध्यक्ष, यह जान लीजिए, उसी परिवार के, संघ परिवार के अतिरिक्त कोई अध्यक्ष नहीं बनता है, यह जानिए। इसके बाद में जो कांग्रेस के अध्यक्षों पर सवाल उठाते हैं, खुद की अपनी नहीं झांकते हैं। इसके बाद इनके यहां पद भी संघ आयु देख कर दिए जाते हैं, तमाम सारी चीजें हैं। तो चलिए, या अब दौर एक आ गया है कि भ्रष्ट लोगों को दिया जाता है, दूसरी पार्टियों के जो भ्रष्ट लोग हैं वो इनके यहां आ जाते हैं तो उन्हें दिया जाता है। अब इस पर देखिए, क्योंकि ये पूंजीवाद के पोषक है, इसलिए इसमें क्या है, गौतम अडानी, जिनके 2 नंबर से वो असल में अमीर बने हैं और दुनिया के दूसरे नंबर के सबसे अमीर बन गए हैं। तो ये समझिए, वित्तीय वर्ष 2019-20 में देश के खजाने में टैक्स देने वाली जो प्रमुख कंपनियां थी, उन प्रमुख कंपनियों में टॉप 30 में जो 30 कंपनियां थी, उनमें भी गौतम अडानी नहीं थे, और 2014 में तो वो 600 के ऊपर थे। तो आप समझिए कि यह स्थिति थी। और उस स्थिति में भी यह था कि जो सबसे टॉप टैक्स देने वाली 20 कंपनियां हैं, उनमें अडानी की एक भी कंपनी नहीं थी। तो यह एक जान लीजिए, जो अडानी समूह है वो अब 20 लाख करोड़ से अधिक का आज पूंजी बाजार उसके पास हो गया है। ऐसी स्थिति में टाटा समूह जैसी सबको, जिसके पास 27 कंपनियां हैं, उन सबको उसने पीछे छोड़ दिया है। मुकेश अंबानी की 9 कंपनियों का समूह है, उसे पीछे छोड़ दिया है। तो इस तरह की स्थिति है, और दुनिया के दूसरे नंबर के सबसे बड़े रईस बन गए। अनिल अंबानी की रिलायंस एनर्जी को अडानी ट्रांसमिशन ने 18,800 करोड़ रुपए में खरीद लिया है। इस बारे में सूचना के अधिकार में अनिल गागली ने आरटीआई के तहत जानकारी मांगी, तो पता चला रिलायंस एनर्जी 1451.69 करोड़ रुपए के करों का भुगतान महाराष्ट्र सरकार को नहीं किया गया। तो आप समझिए, टैक्स का पैसा नहीं देंगे, सरचार्ज नहीं देंगे, दूसरी ग्रीन सेस नहीं देंगे, सेल टैक्स नहीं देंगे, और आपसे सब कुछ वसूलेंगे। तो यह स्थिति है इनकी कंपनी में। इसके बाद इनके कर्ज माफ किए जाएंगे।
आरटीआई में भी पता चला कि जिस तरीके से है एक्शन में जब आती है महाराष्ट्र की सरकार या गैर कांग्रेसी सरकार, तो उनके खिलाफ वो होने लगता है, ईडी चलने लगती है उनके मंत्रियों के खिलाफ और बहुत सारी चीजें होती है। तो ये चीजें समझिए। अब ये जो पैसा हमारा 1500 करोड़ के करीब का है, वो अडानी ट्रांसमिशन ने जब खरीद दिया तो उसे अदा करना चाहिए था, लेकिन कौन करेगा, वो तो माफ हो जाए। तो यही स्थिति है, इसी तरीके से कर करके माफ किया जाता है। सरकार की जो कंपनी बेच सकती है, लेकिन सरकार को बकाया राशि पर 24% ब्याज भी देना होता है, लेकिन उन्हें तो मूलधन ही नहीं देना है, तो आप ब्याज की बात ही छोड़ दीजिए। इसी तरीके अडानी ने होलमिस के साथ अल्ट्राटेक कंपनी की डील की, उसमें भी टैक्स भरने की जो उसका था उसने मना कर दिया, और उस स्थिति में आप समझ लिए कुछ नहीं हुआ। क्यों? सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। तो आप समझिए, लेकिन आपके ऊपर क्या होगा, हमारे नरेंद्र मोदी ने क्या किया है पिछले 8 साल में, वो भी समझिए। 8 साल में नरेंद्र मोदी ने कौन सी सेवा की? नोटबंदी लगाकर आपको बर्बाद किया, जीएसटी लाके बर्बाद किया, शौचालय बनवाने के नाम पर क्या किया, वहां पर भी पैसा लग रहा है, उस पर भी टैक्स लगने लगा है। मंदिर बनवाने का जो बात करते हैं और 370, इससे आपको क्या फायदा मिला समझ में नहीं आता। आपकी बस मानसिक और तृष्णा आपकी पूरी होगी कि हाँ आप बड़े हो गए, आप बहुत बड़े हिंदूवादी हो गए, हिंदुत्व हो गए। तो साहब ये है। इसके बाद बताइए उन्होंने कौन सी सेवा की है? बीमा करवाना हो तो उसमें आपको टैक्स आएगा, सब कुछ आएगा। उज्ज्वला खाते हो या कोई हो, उसमें क्या सरकार ने पैसे डाले हैं? कुछ नहीं। तो आप कहीं बैठ जाइए, ये स्थिति है कि सारा खामियाजा आप भुगतेंगे। रेलवे स्टेशन पर फ्री में ठंडा पानी मिलता था, आपने मशीनों के जरिए किया, और मिनरल वाटर और जाने किस नाम से जो है आरओ वाटर मिल रहा है, और उसमें भी स्थिति है आपको टैक्स देना पड़ा है। कब्रिस्तान पे भी टैक्स देना पड़ रहा है, सैनिटरी नैपकिन तक पे टैक्स लग रहा है। तो आप ये समझिए, जो जो चीजें आप कहते थे सब पे, और अब तो शिक्षा पे भी टैक्स लग गया। पढ़ना महंगा हो गया, किताबों पे टैक्स हो गया, कापियों पे टैक्स हो गया। तो यह स्थिति, इसको लेकर के हमारे एक मित्र हैं कृष्णा अय्यर, उन्होंने एक बड़ी चीज कही है कि इसी तरीके से अरविंद केजरीवाल झूठ का मॉडल चलाते हैं, और उनके जो झूठ का मॉडल है वो चार्ल्स शोभराज से भी ज्यादा बड़ा ठगी का है, और वो सिर्फ उद्योगपतियों के मोहरा मात्र है। और इसके कभी यही बात है कि वो कभी उनकी जिनकी खिलाफत करते थे शुरुआत में, जो 1.5 महीने के मुख्यमंत्री थे, और उसके बाद में उन्हीं के पक्ष में खड़े हैं, उन्हीं के लिए वो करते हैं। तो इसको लेकर के एक पत्रकार है श्याम मीरा सिंह, उन्होंने बड़ी अच्छी पोल खोली कि गोदी मीडिया जो है जिस तरीके से, उसमें अब एनडीटीवी भी शामिल हो गया है, केजरीवाल को लेकर के किस तरह से चढ़ा रहा है, किस तरीके से दिखा रहा है कि मतलब आप, जो केजरीवाल की स्थिति यह है कि उन्हें पता ही नहीं है कि आपको दिल्ली के कॉलेजों में फीस नहीं मिली है, और वो सैलरी नहीं मिल रही है प्रोफेसर्स को, लेक्चरर्स को, और ये स्थिति है। मेक इन इंडिया नंबर 1 का ऐलान करते हैं, और आपको अपने यहां की किसी पार्षद की स्थिति भी नहीं पता है। तो इसको लेकर जर्नलिस्ट श्वेता गोस्वामी ने भी ऑक्सीजन के मामले में केजरीवाल के फ्रॉड की जब खोली, तो उनको अपना आम आदमी पार्टी के जो ग्रुप था उससे निकाल दिया गया। तो ये उनका लोकतंत्र है, तो ये आप समझ लीजिए। और वही अध्यक्ष भी बने हुए हैं, वही अपना सब कुछ बने हुए हैं, पद पर भी हैं, और कहते थे एक पद एक वो होना चाहिए, कोई पद नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। तो ये है। अब इस समय केजरीवाल क्या कर रहे हैं? इस समय वो जाके गुजरात में वही खेल खेल रहे हैं, और मंसूबा यह है कि कांग्रेस के वोट किस तरह से काटे जाएं, किस तरह से उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाया जाए। तो ये है। तो इस स्थिति में जब हो, तो आपको इस आंकड़े को समझने की जरूरत, आपको यह भी जानने की जरूरत है कि आज टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापा है, मैं उसका एक छोटा सा आपको उदाहरण बताता हूं कि स्थिति है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक खबर छापी है कि दिल्ली के 84% स्कूल में प्रिंसिपल्स की पोस्ट खाली पड़ी, वैकेंट है। तो 84% जो है स्कूलों में और कॉलेजों में इनके जो है प्रिंसिपल नहीं है। उसके अलावा वाइस प्रिंसिपल भी इनके यहां नहीं है 34% में, और उसके बाद में टीचर्स भी नहीं है 33% में, और इसके बाद में ग्रेजुएट टीचर्स जो है टीजीटी वो 40% नहीं है, और उसके बाद पीजीटी जो टीचर्स होते हैं वो भी 22% नहीं है। तो साहब ये हालत है, और ये हालत हो तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। आपको कल इंडियन एक्सप्रेस ने एक चीज छापी थी कि किस तरीके से ईडी और सीबीआई सिर्फ 95% कार्रवाई जो है किस पर करती है? विपक्ष के नेताओं पर करती है, अपने नेताओं पे उन पर करती है जो मोदी के खिलाफत कर रहे हो।
सिर्फ वो चंद से हैं। और स्थिति है, आज उन्होंने उसको लेके आगे छापा है कि 2014 से लेके अब तक की स्थिति है कि 95% जो अपोजिशन के लीडर्स को इन्होंने बनाया है, उसमें जिस तरीके से इन्होंने स्वीकार किया है, यह अपने आप में चिंताजनक। तो इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके, क्यों इस समय राहुल गांधी की जो यात्रा चल रही है वो महंगाई को लेकर चल रही है, बेरोजगारी को लेकर के चल रही है, गरीबी को लेकर चल रही है, भुखमरी को लेकर चल रही है, लोगों में असमानता को लेकर चल रही है, घृणा को दूर करने को लेकर चल रही है। और इसलिए पूरे देश को जोड़ने की, कि हम घृणा के आधार पे नहीं, किसी आधार पे नहीं। और नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं, वो नरेंद्र मोदी सरकार खुद मित्रों के भरोसे बैठी है। वो मित्र कौन है? अदानी और अंबानी जैसे चंद पूंजीपतियों के हाथ में, सिर्फ देश के 100 पूंजीपतियों के हाथ में देश की 56% संपत्तियां आ गई। तो यह हालत हो गई। तो देश यूं बेचा जा रहा है। महंगाई ने हमारा किस तरह से बजट बिगाड़ा है, इसको आप समझ सकते हैं। सब्जियां 40% महंगी हो गई हैं, आटा 20% महंगा हो गया। तो ये स्थितियां हैं। इसके बाद में आप बेरोजगारी की दशा आप देख रहे हैं, आज तक के भारत के इतिहास में, आजाद भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा है। और ये स्थिति, और फिर नफरत का खेल हो रहा हो, और उसमें नफरत के खेल का ताजा उदाहरण है कि संबित पात्रा ने, जो भारतीय जनता पार्टी के बहुत प्रिय, नरेंद्र मोदी के प्रिय प्रवक्ता हैं, उन्होंने कल एक ट्वीट किया कि राहुल गांधी एक छोटी बच्ची को, जो मुस्लिम समुदाय से थी, उसका हाथ पकड़े हुए आगे बढ़ो। राहुल गांधी के पास जब भी जो बच्चे आते हैं, उनका हाथ पकड़ के वो आगे बढ़ते हैं। वो समुदाय, जाति और धर्म नहीं देखते। देखिए, उन्होंने कहा ये मुस्लिम तुष्टीकरण है, वो ये है और वो है और जाने क्या कर। हालांकि कांग्रेस ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। लेकिन जितना राहुल गांधी की यात्रा आगे बढ़ रही है, भारत जोड़ने का काम कर रही है, लोग खुशी खुशी उनके साथ बढ़ रहे हैं। हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग जुड़ रहे हैं। और जगह जगह लोग खुद अपने पास से, अपने उससे उनका स्वागत करते हैं। उनका जिस तरीके से करते हैं, कोई चाय पिलाता है, कोई कुछ और खिलाता है, कोई नारियल पिलाता है। तो इस तरह की जब स्थितियां होती तो आप समझिए, यही तकलीफ। इन्होंने झूठ परोसे हैं, झूठ, कभी कंटेनर को लेकर के, कभी टी शर्ट को लेकर के, कभी किसी महान प्रतिभा और उनको सलाम करने को लेकर के, और कभी किसी बात को लेकर के, कभी जूते को लेकर, कभी भांजी को लेकर, कभी किसी चीज को लेकर। तो ये झूठे लोगों की पूरी जमात जो है, वो देश को बर्बाद करने में जुटी है। और जब देश को बर्बाद करने में जुटी हो, तो देश को जोड़ने की जरूरत। और इसमें भी कैसे विघ्न डाला जाए, वो अध्यक्ष पद पर गोदी मीडिया, रोज चारण मीडिया चर्चा करके और खबरें छाप के समस्या पैदा करता है। यही उनकी नियत है कि देश जोड़ना नहीं चाहिए, देश को पूंजीपतियों के हाथ में जाना चाहिए, और जनता के ऊपर रोज, हर रोज कोई ना कोई टैक्स का, सेस का, दूसरी चीजों का बोझ डाल दिया जाना चाहिए। तो यही भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी का मॉडल है, और झूठ का मॉडल अरविंद केजरीवाल का है। ममता बनर्जी तो अब कहने ही लगी हैं कि ईडी और सीबीआई जो है, वो प्रधानमंत्री को पता ही नहीं है, वो तो अपने मन से कोई और नेता लोग करा रहे हैं। प्रधानमंत्री बड़े अच्छे हैं, बड़े मासूम हैं, वो तो कुछ करते नहीं। तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि जब वो फंसने लगी, उनका परिवार फंसने लगा, तो वो ये कहानी बताने लगी। तो इससे आप समझिए, सच को पहचानिए, क्योंकि गोदी मीडिया आपको सच नहीं दिखाएगा। तो इसलिए हम सच आपको बताते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।